इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम एन कार्सन की एक बहुत ही पावरफुल कविता अपोस्टल टाउन को समझने जा रहे हैं। ये एक ऐसी कविता है जो ग्रीफ यानी दुख जैसी एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग को एक ठोस फिजिकल चीज में बदल देती है। तो चलिए इसे करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले ये है एन कार्सन। 1950 में टोरंटो में जन्मी कार्सन की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो गहरी से गहरी कॉम्प्लिकेटेड भावनाओं को बहुत ही सीधे और सच कहूं तो चौंकाने वाले अंदाज में बयां करती हैं। और यही चीज़ हमें अपोस्टल टाउन में साफ साफ देखने को मिलेगी। इससे पहले कि हम कविता में पूरी तरह से उतरें, चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। क्या कोई फीलिंग, कोई भावना इतनी पावरफुल हो सकती है कि वो हमारे आसपास की दुनिया को सच में बदल दे, मतलब फिजिकली? इस सवाल को अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यही इस कविता का दिल है। कविता की शुरुआत होती है बाहरी दुनिया से। कार्सन हमें ये दिखाती हैं कि जब हम किसी को खो देते हैं तो दुख सिर्फ हमारे अंदर नहीं रहता, नहीं, वो बाहर की दुनिया पर भी एक तरह से हमला करता है, उसे पूरी तरह से बदल देता है। देखिए, कविता की पहली ही लाइनें हमें सीधे उस दुख के माहौल में खींच लेती हैं। तुम्हारी मृत्यु के बाद हर दिन हवा चलती थी, हर दिन। यहाँ पर एवरीडे को दोहराया गया है। इसका मतलब है ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई बन गई है जो अब हर रोज है, लगातार, जैसे कभी खत्म ही नहीं होगी। और फिर कार्सन कहती हैं कि ये हवा ओपोज्ड अस लाइक अ वॉल। जरा सोचिए इसके बारे में। हवा अब सिर्फ हवा नहीं है, वो एक दीवार बन गई है। ये एक कमाल का सिमिली है जो दुख को एक एहसास से बदलकर एक ठोस फिजिकल बैरियर बना देता है, जो उन्हें दुनिया से, एक दूसरे से अलग कर रहा है। ये तस्वीर कितनी दर्दनाक है ना। लोग एक साथ तो हैं पर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो शाउटिंग साइडवेज कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे पर नहीं चिल्ला रहे बल्कि बगल में चिल्ला रहे हैं, जैसे उनकी आवाज़ें एक दूसरे तक पहुंच ही नहीं पा रही। और आखिर में वो कहती हैं इट वॉज यूजलेस, सारी कोशिशें बेकार हैं। दुख ने उनके बीच एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी कर दी है। ठीक है, तो बाहरी दुनिया पर दुख का असर दिखाने के बाद कार्सन अब अपना फोकस अंदर की तरफ लाती हैं, लोगों के बीच की दूरियों पर। और ये दूरी अब सिर्फ महसूस नहीं हो रही, ये सचमुच में ठोस होती जा रही है। और यहाँ कविता का सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। द स्पेसेस बिटवीन अस गॉट हार्ड। हमारे बीच की जो खाली जगह थी वो कठोर हो गई। ये सिर्फ एक मेटाफर नहीं है, कवियत्री से एक फैक्ट की तरह बता रही है। जो इमोशनल डिस्टेंस पहले महसूस होती थी, अब वो पत्थर जैसी सॉलिड हो गई है। अब यहाँ एक पहेली है। ये जगहें एम्प्टी हैं, खाली हैं, पर साथ ही सॉलिड भी हैं, ठोस भी। ये कैसे हो सकता है? खाली फिर भी ठोस। और उनका रंग कैसा है? ब्लैक एंड ग्रीवियस, काला और दुख से भरा हुआ। ये खालीपन इतना भारी, इतना टैंजिबल कैसे हो सकता है? तो अब हम उस इमेज पर आते हैं जो इस पूरी कविता का दिल है, उसका कोर है। यही वो लाइन है जो उस खाली और ठोस वाली पहेलियों को सुलझाएगी। तैयार रहिएगा। तो सवाल वही है, कोई चीज एक ही समय में खाली और ठोस कैसे हो सकती है? और एन कार्सन का जो जवाब है वो सच में बेहद शानदार है। और जवाब है, वो खाली और ठोस जगहें हैं, एज गैप्स बिटवीन द टीथ ऑफ एन ओल्ड वुमन। एक बूढ़ी औरत के दांतों के बीच का गैप। सोचिए कितनी पावरफुल और रॉ इमेज है। ये गैप खाली है ना? पर ये उस चीज की निशानी भी है जो कभी वहां थी, एक दांत। ये उम्र, डिके और खोई हुई नज़दीकी, लॉस्ट इंटिमेसी की याद दिलाता है। कविता में जिस लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है उसे सिमिली कहते हैं। जब लाइक या एज का इस्तेमाल करके दो बिल्कुल अलग चीज़ों की तुलना की जाती है तो वो सिमिली कहलाता है, जैसे लाइक अ वॉल या एज गैप्स बिटवीन द टीथ। इन्हीं कंपैरिजन्स के जरिए कार्सन भावनाओं को हमारे लिए इतना रियल और टचेबल बना देती हैं। अब कविता हमें अपने आखिरी हिस्से में ले जाती है, जहां प्रेजेंट का ये ठंडा सच अतीत की एक गर्म, खूबसूरत याद से टकराता है। और यही टकराव दुख को और भी ज्यादा तीखा और भी ज्यादा पेनफुल बना देता है। और कविता इस एक खूबसूरत दहकती हुई इमेज पर खत्म होती है। कवयित्री उस औरत के अतीत को याद करती है जब उसकी नसें लाइक पैलेस फायर थीं, किसी महल में लगी आग की तरह। आप कॉन्ट्रास्ट देख रहे हैं, दांतों के बीच गैप से महल की आग तक कितना बड़ा फर्क है। ये इमेज लाइफ, एनर्जी और पैशन से भरी हुई है। तो यही है इस कविता की ट्रेजेडी। एक तरफ है अतीत, चमकता हुआ पैलेस फायर की तरह, और दूसरी तरफ है आज की हकीकत, खाली और टूटी हुई गैप्स बिटवीन द टीथ की तरह। और ये जो खूबसूरत यादें हैं, ये आज के दर्द को कम नहीं करती,
बल्कि और भी ज़्यादा दर्दनाक बना देती हैं। तो आखिर में ये कविता हमें सिखाती क्या है? इसका सबसे बड़ा संदेश ये है कि दुख सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक असली फिजिकल फोर्स है जो हमारी दुनिया को, हमारे रिश्तों को लिटरली बदल सकती है। आइए इसके मेन पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले, दुख एक भौतिक शक्ति है, एक फिजिकल फोर्स। दूसरा, ये हमें अकेला कर देता है और रिश्तों को कठोर बना देता है। तीसरा, हम लॉस को सबसे ज्यादा तब महसूस करते हैं जब हम अतीत की यादों को आज की सच्चाई से कंपेयर करते हैं। और आखिर में, अतीत जितना सुंदर था, आज का दर्द उतना ही गहरा महसूस होता है। इस एनालिसिस को खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। जैसे कार्सन ने दुख को दीवार और दांतों के गैप जैसा बताया, अगर आपको किसी भावना को, जैसे खुशी, गुस्सा या प्यार, को एक फिजिकल ऑब्जेक्ट में बदलना हो तो वो क्या होगी? जरा एक कवि की तरह सोचिए और नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस तरह के और लिटरेरी एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।